नमस्कार मित्रों, परिज्ञान क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की विकास यात्रा को पढ़ा, समझा और जाना। पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान की संपूर्ण विकास यात्रा को 4 कालखंडों में पढ़ा। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और तत्पश्चात व्यवहार का विज्ञान। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम जाने मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं, मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं, मनोविज्ञान के नूतन क्षेत्र और मनोविज्ञान की प्रकृति। आज के हमारे जो बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की प्रकृति, इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर पूछ लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आइए आज की कक्षा शुरू करें। मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, अब मनोविज्ञान आत्मा, मन और चेतना नहीं है। इसका मतलब आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो भी मनोविज्ञान की परिभाषाओं को स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को मान्यता प्रदान करते हैं। तो वर्तमान में जितनी भी आधुनिक परिभाषाएं हैं, सारी की सारी परिभाषाएं मानव व्यवहार और मानव व्यवहार की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए जाने परिभाषाओं को रटना बिल्कुल भी नहीं है, जरा इस बात को और समझ लें। परिभाषाओं को पढ़ने का उद्देश्य हमारा यह है कि हम मनोविज्ञान को समझ सकें कि मनोविज्ञान है क्या, क्योंकि हर परिभाषा मनोविज्ञान के अर्थ और मनोविज्ञान की प्रकृति को प्रकट करती है। आइए जाने मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सबसे पहले बात करें उस मनोवैज्ञानिक की जो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, जिसने सबसे बढ़िया परिभाषा दी है। वह मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान देता है, वॉटसन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का बिंदु है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। और मनोविज्ञान की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा बात करें वॉटसन की। क्या कहते हैं वॉटसन? अमेरिकी मनोविज्ञानी वॉटसन का यह कहना है कि मनोविज्ञान संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एक बार मैं वापस से सारी परिभाषा बोलूं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। आप इसको दूसरे रूप में यूं भी कह सकते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला शुद्ध विज्ञान। देखिए, वॉटसन मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान स्वीकार करते हैं। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो संपूर्ण जीवित प्राणियों का मतलब मनुष्यों और पशुओं, सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो अगर आपसे पूछे कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान स्वीकार किया, तो आप कहेंगे वह मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, यानी वह विज्ञान जो संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। या आप यूं भी कह सकते हैं मनोविज्ञान संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला शुद्ध विज्ञान है, ऐसा कहना है वॉटसन का। दूसरी परिभाषा की बात करें, दूसरी परिभाषा दी है मैकडूगल ने। आइए जाने मैकडूगल क्या कहता है। मैकडूगल यह कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय आचरण, मानव व्यवहार और मानवीय आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान या यथार्थ अध्ययन है। एक बार वापस से सुन लें मैकडूगल की परिभाषा। मैकडूगल यह कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय आचरण का यथार्थ अध्ययन है। इसका मतलब वह विषय जो मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है, ऐसा यथार्थ यानी प्रैक्टिकल विषय है मनोविज्ञान। इसी तरह की परिभाषा स्किनर की भी है। आइए जानें स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर की परिभाषा देखें। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं, आप देखिए हर परिभाषा में मानव व्यवहार शब्द आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को
मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन स्वीकार करते हैं। तो क्या कहते हैं स्किनर? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय अनुभूति का अध्ययन है। अनुभूति का मतलब है अनुभव, एक्सपीरियंस, प्राचीन अनुभव। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय अनुभूति का अध्ययन है। इसका मतलब वह व्यवहार, वह विज्ञान जो मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के अनुभवों का अध्ययन करता है। इसी तरह की एक परिभाषा पिल्सबरी। पिल्सबरी क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। वॉटसन की तरह की परिभाषा दी है पिल्सबरी ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। यहां एक बात मैं और भी बता दूं, स्किनर का एक कथन, एक परिभाषा और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं वापस स्किनर पे आ रहा हूं। स्किनर ने जैसा अभी आपने पढ़ा, यह कहता है मानव व्यवहार और मानवीय अनुभूति का अध्ययन। स्किनर का एक कथन परिभाषा के रूप में और भी प्रयुक्त होता है। स्किनर ये कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैं वापस स्किनर को वापस रिपीट कर रहा हूं। स्किनर ये कहते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत यानी बेस, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका मतलब स्किनर ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है। देखिए, आज के जमाने में शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व और मनोविज्ञान की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और शायद यही बात स्किनर भी कहना चाहते हैं कि मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। आइए कुछ और परिभाषाओं को देखें। तो अब तक हमने पढ़ा है वॉटसन की परिभाषा को, जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसी तरह की परिभाषा पिल्सबरी ने दी है, जो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैकडूगल ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय आचरण का अध्ययन है। स्किनर ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय अनुभूति का अध्ययन है। और स्किनर की दूसरी परिभाषा आपने देखी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखें। मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में क्रो एंड क्रो का भी नाम आता है। आइए जाने क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। कल हमने बात की थी क्रो एंड क्रो, डैनियल क्रो और एलिस क्रो। आइए देखें क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। क्रो एवं क्रो। क्रो एंड क्रो का कहना है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य का व्यवहार और मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के साथ, मनुष्य का समाज के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो क्रो एंड क्रो का कथन या परिभाषा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग और लैंगफील्ड की परिभाषा भी जाने। बोरिंग तथा लैंगफील्ड क्या कहते हैं? दो मनोवैज्ञानिक है, बोरिंग एंड लैंगफील्ड। परिभाषा इनकी देखें। ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय प्रकृति का अध्ययन है। इसका मतलब वह विज्ञान जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, मनुष्य की प्रकृति, उसकी आदतों का अध्ययन करता है। तो मनुष्य का व्यवहार और मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मनोविज्ञान। ऐसा कहना है बोरिंग और लैंगफील्ड का। इसी तरह का एक और कथन देखें, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्यों और पशुओं के व्यवहार की खोज करने से है। वापस देखें, ड्रेवर क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य, यानी मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्यों
और पशुओं के व्यवहार की खोज से है। मनुष्यों और पशुओं के व्यवहार की खोज। इसका मतलब आज का हमारा जो मनोविज्ञान है वो न केवल मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, अपितु आज का मनोविज्ञान पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। इसका मतलब मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान का दायरा अब काफी बढ़ चुका है। एक बार वापस इन परिभाषाओं को दोहराएं, फिर एक दो और परिभाषाओं को जानें। हमने अभी लिखा है क्रोएनक्रो को, जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग और लैंगफील्ड ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय प्रकृति का अध्ययन है। आपने जेम्स ड्रेवर को लिखा, जो ये कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्यों और पशुओं के व्यवहार की खोज करने से है। अब जरा एक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और भी जान लें। अगली जो परिभाषा है वो दी है एक मनोवैज्ञानिक ने, जिसका नाम है मन। आइए देखें मन क्या कहता है। मन, मनोवैज्ञानिक का नाम मन वही बात कह रहे हैं जो अभी अभी आपने पढ़ी है। मन के अनुसार, मन और ड्रेवर का कथन एक समान है। मन के अनुसार देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि मनोविज्ञान क्या है। तो आपको कि मनोविज्ञान वह विषय है, वह विज्ञान है जिसका संबंध मनुष्यों के व्यवहार की खोज से है, या वह विषय जो मनुष्यों और प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, वह विषय मनोविज्ञान है। तो कई बार परीक्षा में यह सवाल आया है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो जब कभी भी मनोविज्ञान शब्द आ जाए तो ध्यान रखें, इसका संबंध मनुष्य और पशुओं यानी सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार की खोज करने से है। तो ये तो कुछ हो गई परिभाषाएं। इन परिभाषाओं से हम मनोविज्ञान के अर्थ को और मनोविज्ञान के स्वरूप को समझने में सफल हो पाए हैं। आइए मनोविज्ञान की परिभाषा के बाद अगले बिंदु पर आते हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं। देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे मनोविज्ञान का परिवार बढ़ा, जैसे जैसे मनोविज्ञान में नए नए मनोवैज्ञानिक, नई नई खोजें और नई नई अवधारणाएं आई, वैसे वैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि वर्ष 1870 में अमेरिका से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र और एक पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आया, यानी ये पाठ्यक्रम में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। धीरे 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 मनोविज्ञान में नई नई अवधारणाएं आई, कई सारे नए मनोवैज्ञानिक आए, मनोविज्ञान का भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन होने लगा, मनोविज्ञान का दायरा बढ़ा, मनोविज्ञान का परिवार बढ़ा और मनोविज्ञान भिन्न भिन्न शाखाओं में रूपांतरित हुआ है। परीक्षा में 2-3 बार इस तरह के प्रश्न आए हैं, निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है और निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो आइए जान लें क्या है ये शाखाएं और इन शाखाओं का महत्व और उपयोगिता क्या है। तो क्रम से एक एक मनोविज्ञान की शाखा को जाने, पुरानी शाखाओं से लेकर नूतन शाखाओं तक क्रमबद्ध रूप से इन सारी शाखाओं को बहुत सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन और सबसे जो प्रचलित शाखा है उसका नाम है सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। सामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो मनुष्य के सामान्य व्यवहारों का अध्ययन करता है। सामान्य मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। सामान्य और दैनिक व्यवहार क्या? हमारी आदतें, हमारी रुचियां, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मसंप्रत्यय, हमारी बुद्धि, अधिगम, अभिवृद्धि और विकास, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, ये सारी की सारी वो चीजें हैं, ये सारा वो मानव व्यवहार है जो दैनिक जीवन में हम लोग दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। तो वह मनोविज्ञान की शाखा जो मनुष्य के सामान्य और दैनिक व्यवहारों का अध्ययन करती है, उसे आपने नाम दिया सामान्य मनोविज्ञान। और एक बात और समझ ले विद्यार्थियों,
स्कूली पाठ्यक्रम में 11वीं और 12वीं के स्तर पर जो मनोविज्ञान बालकों को पढ़ाया जाता है वो सामान्य मनोविज्ञान है। तो आप समझे, सामान्य मनोविज्ञान का अर्थ है वह मनोविज्ञान जो मनुष्य के दैनिक और सामान्य व्यवहारों का खोज करता है, उसका अध्ययन करता है। दूसरी जो मनोविज्ञान की शाखा है उसका नाम है असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य का मतलब क्या? यह मनोविज्ञान की बड़ी विशेष शाखा है। असामान्य का मतलब मनुष्य का वह व्यवहार जो असामान्य है, मनुष्य का वह व्यवहार जो संभवतया प्रकट नहीं होता है या मनुष्य यदा कदा प्रकट करता है। आप अपने आसपास देखें, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं, अत्यधिक शंकालु स्वभाव के हैं। कुछ लोग बड़े कुंठित प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोगों में भूलने की बड़ी प्रवृत्ति है, कुछ लोगों में भग्नाशा की प्रवृत्ति है, कुछ लोग दबाव और तनाव से बड़े ग्रसित नजर आते हैं अपने आप को। और ये सारी की सारी मानसिक समस्याएं भिन्न भिन्न मानसिक रोगों में रूपांतरित हो जाती है। तो मनुष्य का वो व्यवहार, आपने देखा होगा कई सारे लोग अचानक से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उनका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, मरने मारने पर उतर हुआ जाते हैं, घर में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। कई सारे लोग बड़े शकी और वहमी स्वभाव के होते हैं। कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये सामने खड़े लोग जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये पड़ोसी मेरा नुकसान करना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, किसी ने मुझे पकड़ रखा है, कोई मुझे देख रहा है। मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं, तरह तरह की आशंकाएं आती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें जिन्हें आप वहम भी कह सकते हो, ये कई सारे मानव रोगों को उत्पन्न करती है। आगामी यूनिट्स में जब हम लोग कुसमायोजन और समायोजन को पढ़ेंगे तब इन विभिन्न बहुत सारी मानसिक समस्याओं को भी पढ़ेंगे कि कौन सी है वो मानसिक समस्याएं, कौन से है वो मानसिक रोग जो मनुष्य के व्यवहार को असामान्य बना देते हैं। तो जो भी असामान्य व्यवहार जो मैंने आपको बताया, इन सब का अध्ययन करना असामान्य मनोविज्ञान में आता है। तो ये मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करती है। इसी क्रम में अगली शाखा देखें तो मनोविज्ञान की तीसरी शाखा है जिसका नाम है शुद्ध मनोविज्ञान, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं उच्चतर मनोविज्ञान, हाईली साइकोलॉजी। आप कहेंगे कि मनोविज्ञान की उच्चतर शाखा है। प्राय विश्वविद्यालय स्तर पर, उच्च स्तर पर बालकों को जो मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है या जो मनोविज्ञान पढ़ा जाता है वो है उच्चतर मनोविज्ञान। और इस मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों की गूढ़ दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की विवेचना मिलती है। तो इसे उच्चतर या शुद्ध मनोविज्ञान कहते हैं। अगली शाखा है जिसका नाम है व्यवहारिक मनोविज्ञान, या सामान्य शब्दों में इसे व्यवहारक मनोविज्ञान भी कहते हैं, या आप इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी सुनते हो। व्यवहारिक मनोविज्ञान, व्यवहारक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्या है ये मनोविज्ञान? तो आप कहेंगे कि वह मनोविज्ञान जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों को मनुष्यों और प्राणियों के ऊपर लागू किया जाता है और इससे मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ, उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांतों का मनुष्य और प्राणियों पर प्रयोग और इससे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन, इसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, विलियम वुंड वह प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने इस तरह से जानवरों और मनुष्यों पर विभिन्न प्रयोग किए। इसलिए अगर आपसे पूछे कि व्यवहारिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन, तो हमारा जवाब होगा विलियम वुंड। तो विलियम वुंड आप कहेंगे व्यवहारिक, व्यवहारक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। अगली शाखा इसी क्रम में पांचवी शाखा है जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, देखो बाल मनोविज्ञान में ध्यान रखें दोनों ही अवस्थाएं आ जाती है, शिशु और बालक। यानी वह मनोविज्ञान जो न केवल शिशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है अपितु बालकों के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। तो आप कहेंगे शिशुओं और बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान में शामिल है। और आप जानते हैं बाल मनोविज्ञान का जनक, बिल्कुल सही, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल। अगली शाखा किशोर मनोविज्ञान,
अडोलसेंस साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान का अभिप्राय, मनोविज्ञान की वह शाखा जो किशोरों में ध्यान रखें, किशोर लड़के, किशोर लड़कियां, जो किशोरों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे भी इसी बात को, कि बाल्यावस्था के बाद जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो किशोर और किशोरियों के व्यवहारों का अध्ययन करना किशोर मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान की तरह किशोर मनोविज्ञान के भी जनक है स्टैनले हॉल। तो किशोर मनोविज्ञान और इसके जनक भी स्टैनले हॉल। अगली शाखा जिसे आप जानते हैं प्रौढ़ मनोविज्ञान के नाम से, एडल्ट साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो आप कहेंगे कि प्रौढ़ और वृद्ध लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करती है। देखिए ध्यान रखें, प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था भी शामिल है। तो प्रौढ़ व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करना प्रौढ़ मनोविज्ञान में शामिल है। तो एक बार मैं वापस इन सबको दोहरा दूं, फिर इनको मिटा देता हूं। अब तक हमने पढ़ा है सामान्य मनोविज्ञान को, हमने पढ़ा है असामान्य मनोविज्ञान को, हमने पढ़ा है शुद्ध मनोविज्ञान को, हमने जाना व्यवहारिक, व्यवहारत या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को, हमने पढ़ा बाल मनोविज्ञान को, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। अब कुछ और शाखाओं को भी जाने। प्रौढ़ मनोविज्ञान के पश्चात जो मनोविज्ञान की अगली शाखा है उसका नाम है व्यक्ति मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान। आइए अगली शाखा व्यक्ति मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों और व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो वह शाखा जो वैयक्तिक विभेदों का अध्ययन करती है, वह शाखा जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करती है, उसे आप व्यक्ति या वैयक्तिक मनोविज्ञान में शामिल मानेंगे। और वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया, गाल्टन, तो व्यक्ति मनोविज्ञान का जनक गाल्टन। कालांतर में देखिए कुछ और मनोवैज्ञानिक भी आए जिन्होंने व्यक्ति मनोविज्ञान में नए नए शोध और प्रयोग किए, और वैयक्तिक मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में कार्ल रॉजर्स और एडलर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान रखें, गाल्टन के साथ साथ एडलर और रॉजर्स, कार्ल रॉजर्स, ये सारे के सारे वो मनोवैज्ञानिक है जिनका योगदान है व्यक्ति मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान से। अगली शाखा इसी से मिलती जुलती मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए अभी आप कहेंगे कि अभी तो लिखा व्यक्ति मनोविज्ञान, तो ये मानव मनोविज्ञान कहां से आ गया? मनोविज्ञान व्यक्ति और मानवों में विभेद करता है। व्यक्ति और मानव में उतना ही अंतर है जितना अंतर घर और मकान में है। व्यक्ति मनोविज्ञान, जब हम जन्म लेते हैं एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, मानवीय गुण आते हैं हमारे अंदर, हम मानवीय क्रियाएं करते हैं। तो व्यक्ति मनोविज्ञान व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, और मानव मनोविज्ञान मानव की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए जैसे जैसे हम समाज के प्रत्येक संपर्क में आते हैं, हमारे अंदर दया, करुणा, स्नेह, त्याग, नेतृत्व, सामाजिकता, कई सारे मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो इन मानवीय गुणों का अध्ययन करना ही मानव मनोविज्ञान है। तो आप कहेंगे मानव मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो मनुष्य की मानवीय क्रियाओं एवं मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। और मानव मनोविज्ञान का जो जनक है वो है मास्लो या मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने 1954 में अमेरिका में मानवतावादी आंदोलन चलाया। आगामी कक्षा में इसी बात को हम पढ़ेंगे कि क्या था ये मानवतावादी आंदोलन। और इस मानवतावादी आंदोलन को चलाकर 1954 में आप कहेंगे कि मास्लो ने मानव मनोविज्ञान को लोकप्रिय बना दिया। तो वह मनोविज्ञान की शाखा जो मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करती है, मानव मनोविज्ञान, और इसके जनक है मास्लो। अगली शाखा की बात करें तो अगली शाखा है समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो गया, मनोविज्ञान की वह शाखा
जो मनुष्य के सामाजिक गुणों का अध्ययन करती है। समाज की क्रियाओं का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करती है, उस शाखा को कहते हैं समाज मनोविज्ञान। तो वह शाखा जो मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करती है समाज मनोविज्ञान कहलाता है। और समाज मनोविज्ञान के जो जनक है उनमें नाम आएगा J.L. मोरेनो, जिन्हें समाज मनोविज्ञान का जनक कहते हैं क्योंकि J.L. मोरेनो समाजमिति मनोविज्ञान के प्रतिपादक है। और इसी समाज मनोविज्ञान को आधुनिक और लोकप्रिय बनाने में वाइगोट्स्की और बांडुरा का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अधिगम के क्षेत्र में खास करके वाइगोट्स्की और बांडुरा ने इस समाज मनोविज्ञान के संबंध में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और मत प्रतिपादित किए। तो ध्यान रखें, जब कभी भी समाज मनोविज्ञान नाम आता है तो आपको नाम याद रखना है J.L. मोरेनो, वाइगोट्स्की और अल्बर्ट बांडुरा। ये सारे के सारे समाज मनोवैज्ञानिक है। तो हमने अभी बात की व्यक्ति मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। कुछ और शाखाओं को भी जाने। अगली शाखा मनोविज्ञान की जो काफी प्रचलित है, लोकप्रिय है, और उस शाखा का नाम है नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आइए जाने नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान को आप निर्देशन मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, इसे आप परामर्श मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, गाइडेंस साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आप नाम से ही समझ गए, मनोविज्ञान की ये शाखा जो कहीं न कहीं निदान से संबंधित है, कहीं न कहीं परामर्श और निर्देशन से संबंधित है। देखिए, आजकल आधुनिक और भौतिकतावादी युग में जहां मारामारी है, जहां असुरक्षा है, जहां बहुत सारे मानसिक तनाव है, मानसिक समस्याएं हैं, और सारी की सारी मानसिक समस्याओं का कारणों का पता लगाना, उन मानसिक समस्याओं का निवारण करना, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य की मानसिक समस्याओं का निदानात्मक और उपचारात्मक अध्ययन कि कारण क्या है, उनके परिणाम क्या होंगे और कैसे उन मानसिक समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। तो ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो मनुष्य की मानसिक समस्याओं के कारणों की भी खोज करता है और उन्हें निराकरण हेतु परामर्श भी देते हैं। ये मनोविज्ञान की शाखा आजकल बेहद लोकप्रिय है, और आजकल आप जानते हैं हर मल्टीनेशनल कंपनी में, हर स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह से मनोवैज्ञानिकों की भरमार है जो नैदानिक मनोविज्ञान, जो निर्देशन और परामर्श का काम करते हैं। तो ये काफी लोकप्रिय शाखा है, ये मनोविज्ञान की काफी प्रचलित शाखा भी है। इसी क्रम में अगली मनोविज्ञान की शाखा की बात करें। अच्छा, एक चीज और, नैदानिक मनोविज्ञान से आपसे पूछ ले कि इसका जनक कौन, तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि वह व्यक्ति जिसने निर्देशन और परामर्श का काम किया, और निर्देशन और परामर्श का प्रथम केंद्र स्थापित करने वाला व्यक्ति था विलियम जेम्स, आपको याद होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो नैदानिक यानी निर्देशन और परामर्श मनोविज्ञान के जनक बनते हैं विलियम जेम्स। इन्हें निर्देशन और परामर्श मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आइए अब बात करें अगली शाखा की। अगली शाखा है अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी। खास करके पुलिस के क्षेत्र में अपराध मनोविज्ञान बड़ा प्रचलित है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो न केवल अपराधियों के व्यवहारों का अध्ययन करती है, अपितु अपराध के कारण क्या है और कैसे अपराधी के व्यवहार का शोधन और परिमार्जन किया जा सकता है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो पुलिस के हिसाब से, अनुसंधान के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है अपराध मनोविज्ञान, जो अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, अपराधियों के व्यवहार का शोधन करने, अपराधियों के व्यवहार का परिमार्जन करने का काम करता है, ताकि उनके अंदर से अपराध की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके। तो अपराध मनोविज्ञान अपराधी व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, और इनके जो जनक है वो है सीजर लैम्ब्रासो। एक नया नाम आपके सामने है, सीजर लैम्ब्रासो एक इटालियन मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपराधी व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया। तो इसलिए हमने सीजर लैम्ब्रासो को अपराध मनोविज्ञान का जनक स्वीकार किया है। तो अपराध मनोविज्ञान अपराधियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाली शाखा, और इसके जनक है सीजर लैम्ब्रासो। अगली शाखा
औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये एक तरह का आर्थिक मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान की शाखा का संबंध आर्थिक जगत के व्यवहारों से, औद्योगिक जगत के व्यवहारों से। आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर और मालिकों के मध्य अच्छे संबंध कैसे रहे, क्या हो कि उत्पादन में वृद्धि हो, क्या हो कि मजदूर हड़ताल नहीं करे, क्या हो कि बेहतर संबंध के साथ में मुनाफा कमाया जाए। तो औद्योगिक मनोविज्ञान आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। हर आर्थिक जगत की कंपनी ये चाहती है कि उसके प्रोडक्ट का बोलबाला हो और जो सामने वाली विपक्षी जो भी उनके कंपनीज है उनसे अपने आप को कैसे बेहतर साबित किया जा सके। तो इसके लिए बहुत सारे ये तमाम तरह के आप कहेंगे व्यू रचनाओं का निर्माण करते हैं। और विद्यार्थियों, अगर आपको औद्योगिक मनोविज्ञान का उदाहरण देखना है तो आप इसको विज्ञापन जगत में या बड़े बड़े जो तमाम होर्डिंग्स या अखबार में जो विज्ञापन आते हैं तरह तरह की कंपनीज के, स्कूल के, कॉलेज के, शिक्षण संस्थाओं के ऑफर, प्रोडक्ट, बहुत सारी स्कीम्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं औद्योगिक मनोविज्ञान के उदाहरण है। तो औद्योगिक मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के आर्थिक और औद्योगिक जगत के व्यवहारों से है। तो आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की अगली शाखा जिसका नाम है पशु मनोविज्ञान। नाम से ही जाहिर है मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पशुओं के व्यवहारों से है। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने और खास करके विलियम वुंड पहला व्यक्ति था जिसने पशुओं पर और मनुष्यों पर भिन्न भिन्न प्रयोग किए। कालांतर में कई सारे और मनोवैज्ञानिक आए। थांडाई के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया गया। उसके बाद टॉलमैन से लेकर कई सारे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं पर प्रयोग किए। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करती है उसे पशु मनोविज्ञान कहते हैं। और पशु मनोविज्ञान के जनक है अमेरिकी मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक। क्योंकि थॉर्नडाइक वो पहले मनोविज्ञानी है जिन्होंने विशद रूप से और वृहद रूप से पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया। तो अभी हमने बात की नैदानिक मनोविज्ञान, हमने बात की अपराध मनोविज्ञान, हमने बात की औद्योगिक मनोविज्ञान, हमने बात की पशु मनोविज्ञान। कुछ और शाखाओं का भी अध्ययन करें। मनोविज्ञान की अगली शाखा में नाम आता है समूह मनोविज्ञान। समूह मनोविज्ञान को आप गत्यात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हो। समूह मनोविज्ञान या गत्यात्मक मनोविज्ञान, डायनेमिक साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के मध्य की गतिशीलता का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं को आपस में मिला लिया जाए और सारी शाखाओं को मिलाकर समग्र रूप से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसे हम गत्यात्मक या गतिशील डायनेमिक साइकोलॉजी या समूह मनोविज्ञान कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं को परस्पर मिलाकर सामूहिक रूप से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना समूह मनोविज्ञान या गत्यात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। अगली कड़ी में बात करें, मनोविज्ञान की अगली जो शाखा है हमारे दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। देखिए, वास्तव में शिक्षक भर्ती में हमारा जो सिलेबस है, हम चाहे रीट की बात करें, सीटेट की बात करें, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता, कहीं भी जो हमारे सिलेबस है मनोविज्ञान के, वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। और खास करके रीट और सेकंड ग्रेड के लेवल पर पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है वो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों की शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे मनोविज्ञान मनुष्य के संपूर्ण व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल और केवल शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ बना? आप कहेंगे मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करती है। और आपसे पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक, अमेरिकी मनोविज्ञानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ध्यान रखें, थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के भी जनक है और थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के भी जनक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में और पशु मनोविज्ञान दोनों में थॉर्नडाइक का अतुलनीय योगदान है। आइए मनोविज्ञान की अंतिम सबसे आधुनिक शाखा की बात करें, जिसका नाम है परा मनोविज्ञान, एक्सटर्नल साइकोलॉजी। परा मनोविज्ञान क्या है? तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य के इंद्रियतर व्यवहारों का अध्ययन करती है, जो मनुष्य के इंद्रियतर व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो आप कहेंगे इंद्रियतर क्या है? इसका मतलब मनुष्य का वह व्यवहार जो उसकी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता से बाहर का है। देखिए, हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों का बड़ा योगदान है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से किसी स्वाद को अनुभव करते हैं, अपनी त्वचा से कुछ और चीजों को अनुभव करते हैं। हमारी सारी की सारी तंत्रिका तंतु, हमारी ज्ञानेंद्रियां वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती है। मस्तिष्क और शरीर के अंगों के मध्य तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और इससे मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। परंतु कुछ ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो मनुष्य की इंद्रियों की क्षमता से भी परे है। यानी हमारे कुछ ऐसे कार्य, हमारे कुछ ऐसे व्यवहार जो हमारी इंद्रियों की क्षमता में नहीं है, जो हमारी इंद्रियों से परे है। तो ऐसा जो व्यवहार है उसे आप कहेंगे मनुष्य का इंद्रियतर व्यवहार, यानी इंद्रियों से भी क्षमता से परे होने वाला व्यवहार। आप कहेंगे ऐसा कौन सा व्यवहार है? तो इसका सीधा सा अर्थ है, कुछ व्यक्ति नींद में भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग नींद में चल लेते हैं, कई सारे लोग नींद में बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं, या यूं कह लें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति दावा करते हैं कि वो सपने देखते हैं, उनके द्वारा देखे गए सपने सच हो जाते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें आने वाले संकटों का पूर्वाभास हो जाता है। क्या ऐसा संभव है क्या मित्रों? बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा टीवी में, मीडिया में, समाचार पत्रों में, कई सारे लोग अपने पूर्व जन्म को याद करने का भी दावा कर लेते हैं कि हमें हमारा पिछला जन्म याद है। क्या ये संभव है क्या कि हमारा पूर्व जन्म हमें याद हो? क्या हमें संभव है कि आने वाले खतरों को हमारी ज्ञानेंद्रियां पूर्वाभास के रूप में हमें सूचित कर दे? क्या ये संभव है कि हमारे द्वारा देखे गए सपने सच हो सके? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो नहीं संभव है। लेकिन ऐसा फिर कैसे हो जाता है? तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों, जो हमारी इंद्रियों की क्षमता से परे की बात है, उन चीजों का अध्ययन करना परामनोविज्ञान कहलाता है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, परामनोविज्ञान अमूर्त जगत के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। अमूर्त का मतलब वह वस्तुएं जिनका कोई स्वरूप नहीं, जिनकी कोई गणना नहीं, जो मापनीय न हो, जो दिखाई न देते हो। तो जितने भी अमूर्त पदार्थ है, उन अमूर्त जगत के व्यवहारों का अध्ययन करना। अब आप कहेंगे अमूर्त जगत क्या? तो बहुत सामान्य सी बात, क्या भूत होते हैं क्या? क्या भूतों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है क्या? क्या मृत आत्माओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है क्या? क्या मृत आत्माओं के साथ वार्तालाप, बातचीत या अन्य तरह के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं क्या? मनोविज्ञान आजकल इन सारी चीजों का अध्ययन करता है और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और इस तरह की दूसरी चीजों को नकारता है। तो इस तरह से आप कहेंगे अमूर्त जगत के व्यवहारों का अध्ययन करना, इंद्रियतर व्यवहारों का अध्ययन करना, परा मनोविज्ञान आता है। या आप कहेंगे मनोविज्ञान की बड़ी रोमांचकारी शाखा है, जिसमें इस तरह के अमूर्त और इंद्रियतर व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जो मनोविज्ञान मनुष्य के सामान्य व्यवहारों से प्रारंभ हुआ, आज वही मनोविज्ञान अमूर्त मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान तक पहुंच चुका है और अमूर्त जगत के प्राणियों के व्यवहार का भी अध्ययन करने का दावा करता है। इसका मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जब से व्यवहारवादी क्रांति आई, तब से लेकर अब तक मनोविज्ञान में आधारभूत परिवर्तन आ चुके हैं। मनोविज्ञान आमूलचूल परिवर्तन कर चुका है। मनोविज्ञान में नई नई अवधारणाएं आई है और आज मनुष्य, आज का मनोविज्ञान न केवल मनुष्यों के, पशुओं के, अभी तो आप कहेंगे अमूर्त जगत के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, ये हुई मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं, उन शाखाओं के अर्थ, उन शाखाओं की उपयोगिता और उन शाखाओं से संबंधित उनके जनक और उनके प्रतिपादक। याद रखें, परीक्षा में इस तरह का प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर पूछ लिया जाता है।
तो अभी हमने बात की मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं। इसी क्रम में एक चीज और जान लेते हैं। आजकल मनोविज्ञान में कई सारे नूतन क्षेत्र आ गए हैं, कई सारे अद्यानूतन क्षेत्र आ चुके हैं। आजकल कई सारे नए नए विषयों को भी मनोविज्ञान में समाहित कर लिया गया है और मनोवैज्ञानिक उन विषयों का भी विशद और समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। हालांकि इन विषयों को पृथक शाखा के रूप में मान्यता नहीं मिली है, परंतु इन्हें मनोविज्ञान के नूतन और आधुनिक क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। तो आइए जाने वो कौन से विषय है जो मनोविज्ञान के नूतन क्षेत्र है, जो मनोविज्ञान के आधुनिक क्षेत्र है। जरा मनोविज्ञान के नूतन क्षेत्रों का भी अध्ययन कर ले। मनोविज्ञान के आधुनिक और नूतन क्षेत्रों में सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण नाम आता है उसे कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आप इसे विकासात्मक मनोविज्ञान या आप इसे ज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है, देखिए ध्यान रखें, शाखा नहीं है, यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों का, व्यक्ति की तंत्रिका तंतुओं का, व्यक्ति की संवेदनाओं का, मस्तिष्क और अंगों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना प्रत्याशा और विचार प्रत्याशाओं का अध्ययन करता है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है, उन जनकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जिसे आप कहते हैं जीन पियाजे। कालांतर में जेरोम ब्रूनर ने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और डेविड आसुबेल ने इस क्षेत्र को बेहद आधुनिक बना दिया। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बालक की ज्ञानेंद्रियों का, बालक की तंत्रिका तंतुओं का, विचार प्रक्रियाओं का, विचार प्रत्याशाओं का अध्ययन किया जाता है और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। और आधुनिक जनक है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के डेविड आसुबेल। आगामी जो अधिगम का हमारा जो प्रकरण टॉपिक आएगा उसमें हम बहुत डिटेल में इन सारे मनोवैज्ञानिकों को और उनके योगदान को समझेंगे। तो पहला जो मनोविज्ञान का नूतन क्षेत्र, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। दूसरा जो मनोविज्ञान का नूतन क्षेत्र है उसे हम कहते हैं खेल मनोविज्ञान, प्ले साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान का अर्थ है कि खेल के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। आजकल आप जानते हैं कि शिक्षा में खेल को भी शामिल कर लिया गया है और कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने खेल मनोविज्ञान को बड़ा महत्व दिया। फ्रॉबेल ने खेल मनोविज्ञान को आप कहेंगे कि मनोविज्ञान में प्रस्तुत करने का काम किया। कालांतर में हेनरी कॉल्डवेल कुक ने भी खेल मनोविज्ञान पर कई सारे प्रयोग किए। कुक को तो शिक्षा के क्षेत्र में खेल मनोविज्ञान या खेल विधि का जनक भी स्वीकार कर लिया गया है। जेएल मोरेनो भी ये कहता है कि अगर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है तो खेल के दौरान प्रकट किए गए उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाए। आजकल नए क्षेत्र में खेल में भी मनोविज्ञान को शामिल कर लिया गया है। आजकल जितने भी खेल खेले जाते हैं विद्यार्थियों, वो शारीरिक दमखम और स्वास्थ्य से नहीं खेले जाते हैं, अभी तो उसमें मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। खेल में रणनीति बनाना, व्यू रचनाएं बनाना, सामने वाले खिलाड़ियों की कमजोरियों को जानना, उनका अध्ययन करना और भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से अपना न केवल अपना प्रदर्शन बेहतर करना, अभी तो खेल में जीतना, ये सारे खेल मनोविज्ञान में शामिल है। तो आप कहेंगे आज का जो नूतन मनोविज्ञान है वो खेल और खिलाड़ियों में भी शामिल हो चुका है। तो खेल मनोविज्ञान का सीधा सीधा संबंध है कि खेल और खिलाड़ियों में नई मनोवैज्ञानिक तकनीकें, नई मनोवैज्ञानिक रणनीति प्रस्तुत करना, तो इसे आप कहेंगे खेल मनोविज्ञान। इसी तरह का एक क्षेत्र है जिसे आप कहेंगे सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी। नाम से आप समझ गए, इसमें सेना में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सेना के द्वारा युद्धाभ्यास कैसे किया जाए, सेना के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण कैसे दिए जाए, युद्ध के दौरान क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे शत्रु को पराजित किया जाए, तो ये सारी की सारी चीजें सैन्य मनोविज्ञान में शामिल की जाती है। और इस मनोविज्ञान के तहत सिपाहियों को और सैन्य अधिकारियों को इतना कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे न केवल शारीरिक रूप से दमखम होते हैं, दिखाते हैं, अपितु मानसिक रूप से भी काफी मजबूत हो जाते हैं। विद्यार्थियों, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे एक पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिए गए थे
और पाकिस्तान में अभिनंदन के द्वारा जो व्यवहार प्रकट किया गया, वो व्यवहार कहीं न कहीं सैन्य मनोविज्ञान का उदाहरण था, जो उसे सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिया गया था। तो इस सेना के लिए और सैन्य अधिकारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हम सैन्य मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला जो मनोविज्ञान का नूतन क्षेत्र है, इसे परिवार मनोविज्ञान कहते हैं। परिवार मनोविज्ञान ये यूरोपियन समुदायों में काफी प्रचलित है, क्योंकि यूरोपियन समुदायों में एकल परिवार है और यूरोपियन समुदायों में परिवार, समाज, विवाह नाम की संस्थाएं काफी कमजोर है। अतः वहां के लोगों को परिवार में रहा कैसे जाए, परिवार में समायोजन कैसे स्थापित किया जाए, इन सब चीजों के लिए परिवार मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। तो परिवार में पारिवारिक समायोजन परिवार मनोविज्ञान सिखाता है। ये यूरोप में काफी प्रचलित है, परिवार मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अगला जो क्षेत्र है, उसे आप नाम देंगे मीडिया मनोविज्ञान या समाचार साधन मनोविज्ञान। मीडिया मनोविज्ञान या समाचार साधन मनोविज्ञान यह वह मनोविज्ञान है जिसका इस्तेमाल मीडिया के क्षेत्र में होता है। यह वह मनोविज्ञान है जिसका संबंध है अच्छा संवाददाता कैसे बने, अच्छा एंकर कैसे बने, अच्छा प्रस्तोता कैसे बने, कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से होस्ट कैसे करें। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जिस मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मीडिया मनोविज्ञान या समाचार साधन मनोविज्ञान कहते हैं। अंतिम क्षेत्र मनोविज्ञान का, और उसे हम कहते हैं उपभोक्ता मनोविज्ञान। उपभोक्ता मनोविज्ञान, कंज्यूमर साइकोलॉजी। उपभोक्ता मनोविज्ञान का सीधा सीधा संबंध है उपभोक्ताओं यानी आम आदमी के व्यवहार का अध्ययन करना। और ये उपभोक्ता मनोविज्ञान कहीं न कहीं आर्थिक और औद्योगिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी आप कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, उत्पादक, वितरक इस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे उनका प्रोडक्ट बाजार में छा जाए, कैसे उनका प्रोडक्ट लोकप्रिय हो जाए। इसका मतलब ये वो मनोविज्ञान है जिसमें एक गंजे व्यक्ति को भी कंघी खरीदने को मजबूर कर दिया जाता है। ये वो मनोविज्ञान है, आपने इसके उदाहरण देखे होंगे। आप किसी बीमा एजेंट के पास बैठे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी ही देर में बीमा एजेंट आपके दिमाग में ये बात डाल देता है कि आपके जिंदा रहने की बजाय मर जाना कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मरने पर आपको इतना सारा पैसा मिलेगा। तो देखिए, ये उपभोक्ताओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है, ये उपभोक्ताओं के व्यवहारों में परिवर्तन करता है। सुबह उठने से लेकर शाम को सोते समय तक आप कभी भी टीवी ऑन करें, आप जितने भी विज्ञापन देखेंगे, सारे के सारे विज्ञापन इस उपभोक्ता मनोविज्ञान के उदाहरण है। एक चॉकलेट का ब्रांड कहता है पप्पू पास हो गया, कुछ मीठा हो जाए, और ये एक पंच मार्क उस चॉकलेट को भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट बना देता है। एक परफ्यूम ये कहता है लड़कों हमारा परफ्यूम इस्तेमाल करो, पीछे मुड़कर देखो। लड़कों को लगता है चलो इस बहाने खरीद लिया जाए। एक वॉशिंग पाउडर ये कहता है दाग अच्छे हैं, और देखिए वो एक पंच लाइन उस वॉशिंग पाउडर को भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बना देता है। इसका मतलब विज्ञापन कैसे बनाया जाए, कुछ चंद सेकंडों का विज्ञापन कैसे आपके दिलो दिमाग पर छा जाए, कैसे आप उस प्रोडक्ट को खरीदने को मजबूर हो जाओ, उपभोक्ताओं की मानसिकता में, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया जाए, ये सारी की सारी चीजें उपभोक्ता मनोविज्ञान में शामिल है। तो हमने जो भी नए नए क्षेत्र अभी पढ़े, जिसमें आपने नाम लिया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, आपने नाम लिया खेल मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, परिवार मनोविज्ञान, मीडिया या समाचार साधन मनोविज्ञान, और सबसे अंत में उपभोक्ता मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान के नए और आधुनिक क्षेत्र है। और इन नए और आधुनिक क्षेत्रों ने मनोविज्ञान के दायरे को, मनोविज्ञान के क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया है। इसका मतलब अब मनोविज्ञान केवल एक पाठ्यक्रम या पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अब मनोविज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, सवेरे उठने से लेकर शाम को सोते समय तक हमारी हर क्रिया किसी न किसी मनोविज्ञान की शाखा में शामिल है। तो आप कहेंगे कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य द्वारा प्रकट किए गए भिन्न भिन्न व्यवहार मनोविज्ञान की किसी न किसी शाखा में शामिल है। तो अभी हमने पढ़ा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को, मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं, और मनोविज्ञान के नए नूतन आधुनिक क्षेत्रों को। तो इससे यह साबित होता है कि अब मनोविज्ञान बेहद विस्तृत हो चुका है,
और आज के मनोविज्ञान का संबंध हमारे प्रत्यक्ष जीवन से है, हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार से है। और हमारा हर व्यवहार, हमारा हर क्रियाकलाप एक तरह से मनोविज्ञान है। इसका मतलब आप मनोविज्ञान से अछूते नहीं हो। आज की कक्षा से ये बात समझ में आ गई कि मनोविज्ञान कितना उपयोगी है, कितना विशाल है, और इसका जो क्षेत्र है, इसकी शाखाएं हैं, कितनी विशद और समग्र है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों यहीं समाप्त करें। आगामी कक्षा में मनोविज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, शिक्षा मनोविज्ञान, उसको समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा है बहुत सारी नई चीजें, नई जानकारियां आपको मिली होगी। आप इन सारी सूचनाओं को, इन सारी जानकारियों को लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं कल वापस।